नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी 2.0 में 6 to 8 मैथ के लिए प्रैक्टिस चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस प्रैक्टिस चल रहा है। आज हम आपके सामने ले आए हैं उत्सर्जन तंत्र। क्वेश्चन है पहला, थ्योरी और क्वेश्चन एक साथ हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें। क्वेश्चन है, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया ये है, यूरिया, क्योंकि अमोनिया को यूरिया में कौन बदल देता है? ये ऑप्शन है लीवर। अर्थात लीवर जो है, जो अमोनिया इतने टॉक्सिक है उसको यूरिया में बदल देता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। याद रखिएगा, यूरिया का निर्माण कहाँ हुआ? लीवर में या यकृत में। ठीक है। मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं, यह कहलाती हैं मूत्रवाहिनी। क्या कहलाती हैं? मूत्रवाहिनी। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? वृक्क अर्थात किडनी का काम है ये। अब किडनी आ गया है तो मनुष्य में किडनी की संख्या होती है कितनी? एक तो पहली बात, किडनी लगभग सेम की तरह होती है, सेम के बीच की तरह। या मनुष्य में होती है दो, जिनका आकार सेम के बीच की तरह होता है। किडनी की औसत वजन अगर बात करें तो 140 से 150 ग्राम होता है। ठीक। पुरुषों में 125 से 170 ग्राम के बीच हो जाता है। किडनी के जो बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण, उस पेरिटोनियम बोलते हैं। याद रखिएगा, पेरिटोनियम, बाहरी आवरण पेरिटोनियम। किडनी का मुख्य कार्य मूत्र का निर्माण करना और रक्त का छानना होता है। यह है किडनी। किडनी से संबंधित और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे किडनी की आंतरिक संरचना दो भागों में विभाजित होती है। बाहरी वाला भाग कोर्टेक्स और अंदर वाला भाग कोर्टेक्स, और अंदर वाला भाग जो है ये बाहरी भाग है, और जो अंदर वाला भाग है वो है मेडुला कहलाता है। किडनी की बात कर रहे हैं। कोर्टेक्स में कुछ तंतुनुमा पाई जाती है जिसको पिरामिड कहते हैं। प्रत्येक किडनी से एक नाली नुमा संरचना बाहर निकलती है। किडनी से नाली नुमा संरचना बाहर निकलती है, जिसको, जैसे ये आपको बताएं, इसका स्ट्रक्चर अगर ऐसे बना दें हम तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे है ये किडनी आपका, इस किडनी से नाली नुमा संरचना बाहर निकलती है। ये इसको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? ये है यूरेटर। ठीक है, यूरेटर कहा जाता है। धमनी के द्वारा रक्त किडनी में प्रवेश करता है, जो छन्ने के उपरांत वापस शरीर में लौट जाता है। और हानिकारक जो पदार्थ है यूरेटर के माध्यम से आ जाता है कहाँ? ब्लैडर में। इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। ठीक। किडनी का निर्माण एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा होता है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। तो किडनी की इकाई ही है नेफ्रॉन, मतलब सबसे छोटी इकाई। जैसे हम लोग पढ़े थे फेफड़े की सबसे छोटी इकाई एल्वुलाई होता था, तो यहाँ पर किडनी की सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे छोटा पार्ट है वो है नेफ्रॉन। और किडनी की स्टडी करना, अध्ययन करने को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। ठीक है। कभी कभी किडनी में स्टोन पाया जाता है, बोल देते हैं ना कि स्टोन है किडनी में। तो किडनी में जो स्टोन है अगर बात करें
तो किडनी में जो स्टोन है, जैसे स्टोन जो हो जाता है वो स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का, याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन होता है। तो नेफ्रॉन को किडनी की इकाई कहा जाता है। रक्त को छानने संबंधित कार्य नेफ्रॉन के द्वारा ही संपन्न होते हैं। ये आपके सामने किडनी से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने बता दिया। अब बात करते हैं किडनी की संरचनात्मक इकाई। देखिए आ गया क्वेश्चन, तो ये है नेफ्रॉन। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन क्या है? न्यूरोलॉजी किससे संबंधित है, या आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। वैसे किडनी की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। किसके कार्य को? लीवर के कार्य को पूरकता प्रदान करता है। नेफ्रॉन संबंध रखते हैं, किससे संबंध रखते हैं? उत्सर्जन तंत्र से। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंश नहीं है? तो गर्भाशय अंश नहीं है। ठीक, गुर्दे भी हैं, मूत्रवाहिनी भी है, मूत्रमार्ग भी है, लेकिन गर्भाशय नहीं है। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? गुर्दे से जुड़ा हुआ है। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? गुर्दे से जुड़ा हुआ है। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? गुर्दे की खराबी हो जाए, किडनी की खराबी हो जाए, तब डायलिसिस किया जाता है। अब डायलिसिस में होता क्या है? डायलिसिस में किडनी से संबंधित है। इसकी क्रिया के द्वारा रक्त किडनी के बाहर छनता है। भाई जिसका डायलिसिस होता है उसमें जो रक्त है वो किडनी में नहीं छनता, किडनी के बाहर। डायलिसिस, डायलिसिस, ठीक, जो रक्त है किडनी के बाहर, इसको हिंदी में बोलते हैं अपोहन। ठीक, ये है डायलिसिस। नेक्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। किससे संबंधित है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यह क्रिया ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क तथा बाउमून कैप्सूल के द्वारा संपन्न होता है। याद रखिएगा ये दो चीजें, एक GPN ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क और बाउमून कैप्सूल के द्वारा संपन्न होता है। इन दोनों संरचना को सामूहिक रूप से मैल्पिगियन बॉडी के नाम से जाना जाता है, या रीनल कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। अब बात करें जीपीएन। जीपीएन का एक सिरे का व्यास ज़्यादा होता है, जिसे एफरेंट आर्टेरियोल कहा जाता है। इसी के द्वारा रक्त प्रवेश करता है, जबकि दूसरे सिरे छोर का व्यास कम होता है, ऐसे कम होता है, जिसे एफरेंट आर्टेरियोल कहा जाता है, जिसके द्वारा रक्त छनने के बाद वापस शरीर में लौट जाता है। ये यहाँ से शरीर बाहर, यहाँ से अंदर। व्यास में कमी होने के कारण जैसे जैसे रक्त प्रवेश करते हैं ब्लड प्रेशर का मान बहुत उच्च हो जाता है। इस उच्च दाब के कारण जो जीपीएन के छिद्रों द्वारा हानिकारक पदार्थ बाउमून कैप्सूल में चला जाता है, जैसे ये है, फिर धीरे धीरे यहाँ से छन करके, भाई प्रेशर ज़्यादा होता चला रहा है तो बाउमून कैप्सूल है यहाँ पर चला जाता है हानिकारक पदार्थ। अब क्या है उसमें? जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, कुछ जल है, लवण है, बाउमून कैप्सूल में चले जाते हैं। इस प्रकार रक्त को छानने का कार्य संपन्न होता है। सूक्ष्म छिद्र द्वारा अत्यधिक दबाव में रक्त को छानने की क्रिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए अल्ट्रा नाम ही दिया गया, मतलब जबरदस्ती का। आप ऐसा समझिए कि इस तरीके का पाइप की संरचना होती है, यहाँ पर रक्त अंदर गया, ब्लड, यहाँ से ब्लड बाहर गया छन करके। अब इतने धीरे धीरे व्यास कम होता जा रहा है, प्रेशर जाता होता जा रहा है, फिर यहाँ पर बनते हैं छिद्र,
छिद्र से छन करके जो खराब चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाती हैं, और जो रक्त है वो सीधे सीधे फिर वापस शरीर में चला जाता है। रक्त की अगर बात करें तो रक्त देखिए यहाँ से सीधे शरीर में चला गया, बॉडी में, लेकिन जो गंदी चीज़ें हैं, जो खराब चीज़ें हैं, वो छन छन करके बाउमन कैप्सूल में चली गई। बाउमन कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल। तो इस तरीके का जो होता है प्रक्रिया, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक हो गया। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसके संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। वाज डिफरेंस से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि यूरेथ्रा नामक एक आम मार्ग बन जाते हैं मूत्राशय। वाज डिफरेंस के साथ मूत्राशय जो होता है वो होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए पुरुषों में जो होता है वह, पुरुषों में एक ही मार्ग के द्वारा क्या होता है, मूत्र का भी निकास होता है, और एक ही मार्ग के द्वारा शुक्राणुओं का भी बाहर निकलता है। और एक ऐसा मार्ग है यहाँ पर, इसे समझिए डिफरेंस है, जो कि अलग करता है किसको, ये समझ लीजिए दो अलग है ऐसे। ये है मान लीजिए मूत्र मार्ग, और ये है मान लीजिए शुक्राणु मार्ग। तो कब मूत्र आना है तो मूत्र आता है, कब शुक्राणु का आना है शुक्राणु। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं वाज डिफरेंस। ठीक, अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे के पथरी के निर्माण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो अभी हमने जब डिस्कस कर रहे थे तो बताया था कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, बताया था हमने कैल्शियम ऑक्सलेट। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो आंसर है किडनी। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मांसपेशीय मूत्राशय की तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, ये करके। मानवों में लेकिन करना नहीं चाहिए, नियंत्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी यूरिन को हमेशा आप त्यागते रहिए, और जितना यूरिन आपके शरीर से बाहर निकलता है या अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, उतने आपके शरीर में तरोताजगी बनी रहती है। मानवों में विक्राणुओं का निम्न कार्य में से क्या है, मतलब निम्न में से क्या कार्य है? तो बी है उत्सर्जन का कार्य है। मूत्र मार्ग एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र को जोड़ती है। नेक्स्ट है विक्र में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त विक्रीय धमनी से वापस चला जाता है, सही बात है। और बोमन संपुट मतलब बोमन कैप्सूल से निष्पादित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता हुआ जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण हो जाता है तथा विक्रीय शिरा में रक्त के वापस भेजा जाता है, ये भी सही है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया होता है मुख्य, ठीक है। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है। तो ये है निश्चल कणिकाएं या समीपस्थ संवहनी कणिकाएं। बॉमन कैप्सूल मतलब निश्चल कणिकाएं जो उत्सर्जन से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? कोरोनरी धमनी, ठीक है, ये नहीं है। बाकी गुर्दे की जो बात है अगर देखें तो गुर्दे की धमनी, पल्मोनरी, हेपरी, ये सब है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में उत्सर्जन तंत्र को कंप्लीट करने के लिए कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। उत्सर्जन तंत्र 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।